हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं, 11th 12th या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक IIT JEE नीट की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड एक सिंपली इंटरेक्शन होता है दो केमिकल स्पीसीज के बीच में। अब ये इंटरेक्शन किस तरीके का हो सकता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटरेक्शन। उसी तरीके से दो केमिकल स्पीसीज भी क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब ये केमिकल स्पीसीज क्या हो सकती हैं, ये केमिकल स्पीसीज हो सकती हैं या तो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स और या फिर एटम्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एटॉमिक बॉन्ड के बारे में, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो क्या कर रहा है, एटम्स के बीच में बन रहा है, और उसमें भी मैं आपके आज कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझाऊंगी। सब अब समझते हैं कि बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। तो बॉन्ड यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक एटम ए है एंड एटम बी है। अब ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़ जाते हैं। अब इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगी, दोनों ही एटम्स की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। हम जानते हैं कि जब भी किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो साइमल्टेनियसली स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यही रीज़न होता है कि बॉन्ड फॉर्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि अब उन बॉन्ड पे बात कर रही हूँ जो क्या होते हैं, दो एटम्स के बीच में बनते हैं, यानी कि एटॉमिक बॉन्ड। एटॉमिक बॉन्ड भी हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सेकंड होता है आयोनिक बॉन्ड। थर्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आइए समझते हैं किस तरीके से ये फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एटम ए लिया है एंड यहाँ पर मैंने एटम बी लिया है। तो अगर एटम ए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एटम बी भी क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि इसने भी, एटम ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एटम बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो ये क्या है, हमारा म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिया है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी कि इसके वैलेंस शेल में, यानी कि लास्ट शेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये क्या है कि हमारा केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा शायद। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब अगर वैलेंस शेल में, किसी भी एटम की वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो किसके सिमिलर हो जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर हो जाती है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे क्लोरीन एटम्स के पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे ताकि इनकी वैलेंस शेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो क्रॉस पर करके निशान करे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में हमारी क्या है, n=3 है, यानी कि लास्ट शेल है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये वाला और ये वाला एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और जिसकी वजह से इनके पास क्या हो जाएगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसकी वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो।
कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी कि दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। और ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, डेट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब आइए देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये जो, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल है, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, और दूसरा भी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, Cl2 मॉलिक्यूल लिया है। अब ये क्या होता है, Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब ये जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसे क्या कहते हैं हम, बहुत ही कम एनर्जी से उसे तोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भी एनर्जी डाल दी तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। और फिर ये जब ये टूट जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ईजिली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यही रीज़न होता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या कम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसे हीट दी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इजिली ब्रेक हो जाएंगे, और ये क्लोरीन एटम्स क्या हो जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होगा। सेकंड आता है हमारा पुअर इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अनलाइक आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अब्सेंस होती है किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अनलाइक आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। जबकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट आता है वेरिएबल सोलिबिलिटी, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड किस तरीके से सोलिबिलिटी शो करते हैं। तो मोस्टली जितने भी हमारे पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही सोलिबल होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड लिया है, डेट इज़ इथेनॉल, और यहाँ पर मैंने एक पोलर सॉल्वेंट लिया है, डेट इज़ वाटर। ये जो हमारा इथेनॉल होता है ये क्या होता है, पोलर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल आयोनिक इंटरेक्शन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, पार्शियल आयोनिक इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी होती क्या है एक्चुअली, किसी भी सोल्यूट के सॉल्वेंट में जो डिज़ोल्व होने की जो टेंडेंसी होती है, डेट इज़ सोलिबिलिटी। तो अगर किसी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में डिज़ोल्व होना है तो वो क्या करेगा, उनके बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब ये इंटरेक्शन हाई तब होगा जब ये क्या हो, ये जो कंपाउंड हो ये खुद में भी क्या हो, ब्रेकडाउन होने की टेंडेंसी रखता हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इथेनॉल की, तो इथेनॉल में क्या है, पार्शियली क्या हो रहा है, आयोनिक इंटरेक्शन होता है। आयोनिक इंटरेक्शन जो होता है हम जानते हैं कि वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो अगर इसे किसी कंपाउंड में डिसॉल्व होना है तो इसे पहले खुद को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ही चाहिए होगा हमें इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए। अब वो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सॉल्वेंट क्या करे, इस वाले कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा H2O है वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये जो आयोनिक फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर इस कंपाउंड में, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करने लगेगी, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे से सॉल्युबल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की, तो जो हमारा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होगा।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आयोडीन ली है, आयोडीन क्या है, एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये डिसॉल्व होगा किसके अंदर, हेक्सेन के अंदर, जो कि क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर मैं आयोडीन को वाटर के साथ मिक्स करने लगूँ तो ये मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, आयोनिक इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि क्या है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए होगा, जिस जो क्या करे, इस वाले जो फोर्स है उसे क्या कर दे, वीक कर दे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो फोर्स होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किससे, जो हमारे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उससे, एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो डेट्स ऑल अबाउट कोवलेंट कंपाउंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।